हाय फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे बीएफएम यूनिट 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट ईएलसी केस स्टडीज फॉर सीआईबी बीएफएम। और ये केस स्टडी सर मैकमिलन बुक में एक्सप्लेन्ड है। अब हम उसको डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है। और सर मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब इसी टाइप के केस स्टडी क्वेश्चंस ऑन एलसी टॉपिक पे एग्जाम में श्योर आता है। श्योर आता है ये सर। केस स्टडीज। केस वन, क्रेडिट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट। क्रेडिट मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट है सर। इसका की कंसेप्ट क्या है सर? एलसी इज सेपरेट फ्रॉम द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट। बैंक्स डील विथ डॉक्यूमेंट्स नॉट गुड्स और सर्विसेज। तो कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है ना सर, वो बायर एंड सेलर के बीच का रहता है, उसे बैंक से कुछ लेना देना नहीं है। बैंक ओनली लेटर ऑफ क्रेडिट देखेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखेगा। तो एलसी क्या है सर? इंडिपेंडेंट है। ये एलसी इशूइंग बैंक है और एडवाइजिंग बैंक है। इस बैंक को सर इस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ लेना देना नहीं। एज पर बायर, कॉन्ट्रैक्ट बायर एंड सेलर में हुआ है। बायर क्या करता है सर? एज पर सेलर इश्यूइंग बैंक को बोलता है कि मुझे इस टाइप की एलसी चाहिए, आप ये कंडीशन डाल के आप एलसी इश्यू कीजिए। तो क्या है सर? एलसी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। एलसी यहाँ के बीच का है सर, और कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच का है। सेकंड बोला है कि बैंक डील्स विद डॉक्यूमेंट्स नॉट गुड्स और सर्विस। राइट, क्यों? उसकी सर बैंक जाके गुड्स तो नहीं देखता कहीं पे। क्या आप कभी गए हो, कोई ब्रांच ने एलसी इशू किया है, कोई पोर्ट पे जाके गुड्स चेक किया कि नहीं? बैंक सिर्फ एलसी में जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहता है सर? सभी जो प्रूफ रहता है, गुड शिपमेंट हुआ है, इनवॉइस आया, ये सभी बैंक चेक करता है। तो बैंक डील्स विथ डॉक्यूमेंट्स नॉट गुड्स और सर्विस। आर्टिकल 5 ऑफ यूसीपी 600 है सर। और ये सर कॉन्ट्रैक्ट का आर्टिकल 4 ऑफ यूसीपी 600 है। कोर प्रिंसिपल, LC payment depends only on documents, not on the actual goods or contract performance. बैंक सिर्फ सर डॉक्यूमेंट देखेगा, आपका गुड्स कैसा है क्या नहीं वो नहीं देखेगा। आपको गुड्स चाहिए अच्छे से, तो बायर क्या सर कंडीशन डाल देगा कि एलसी में मुझे ये सर्टिफाइड इस क्वालिटी के गुड चाहिए, सर्टिफाइड फ्रॉम अदर। अदर मतलब क्या है? कोई भी अदर देन सेलर सर्टिफाई करके देगा। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जैसे कि अपने पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो सर्टिफाई करके दे देगा। ठीक है? तो क्या है सर? डिपेंड्स ओनली ऑन डॉक्यूमेंट्स नॉट ऑन द एक्चुअल गुड। ब्रीच इन सेल कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एब्सॉल्व बैंक फ्रॉम पेमेंट इफ एलसी टर्म्स आर मेड। एलसी का डॉक्यूमेंट्स कंप्लाई है तो बैंक को पेमेंट करना है सर। उसमें आपका गुड्स क्या है क्या नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। एज पर सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं है बैंक को। कॉमन इश्यू क्या आता है सर? एप्लीकेंट्स ट्राई टू रिफ्यूज पेमेंट बिकॉज गुड्स नॉट एज पर परफॉर्मा इनवॉइस, मतलब एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या करेगा सर? ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट स्टे इंजंक्शन अगेंस्ट बैंक टू स्टॉप पेमेंट। इश्यूइंग बैंक के अगेंस्ट स्टे लाएगा कि आप ये पेमेंट मत करना करके स्टे ऑर्डर लेके आता है। उस केस में बैंक क्या करेगा? बैंक्स पोजीशन क्या होगा सर उस केस में? बैंक्स कैन नॉट रिफ्यूज पेमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ गुड क्वालिटी डिफर्स गुड्स क्वालिटी डिफर्स, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑकर्स बिटवीन बायर एंड सेलर। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है या क्वालिटी अच्छी नहीं है करके, इसमें सर इशूइंग बैंक रिफ्यूज नहीं कर सकता पेमेंट को। बट इफ कोर्ट इश्यूज स्टे और इंजेक्शन, बैंक्स मस्ट वेट बिफोर ओनरिंग डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि सर आपका आपका जो कोर्ट है ना सर, लॉ लॉ सर यूसीपी से बड़ा है, तो आपको लॉ का सुनना पड़ता है। रिकवरी फ्रॉम द एप्लीकेंट, ये क्या है सर? एप्लीकेंट से पैसा लेना सर, सेपरेट क्रेडिट रिस्क है ये सर, इंडिपेंडेंट ऑफ एलसी पेमेंट। जब आप स्टार्टिंग में ही सर एलसी इशू करते हो, तो सर एलसी का ये जो इशूइंग बैंक है, और ये एडवाइजिंग बैंक, और ये सर सेलर, अब इसमें सर एप्लीकेंट का कुछ रोल ही नहीं है पेमेंट में। क्योंकि ये यहाँ पे कंप्लाइंट डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, इसको पेमेंट करेगा। इससे आपको लेना देना ये इशूइंग बैंक देखेगा, इसका अकाउंट पैसा कब करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट और ये कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट है। ठीक है? तो इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है सर। क्या क्वेश्चन आ सकता है? वो एक हम क्वेश्चन देख लेंगे उसका। उसमें आपको पूछा जाएगा कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है कि बायर ने कोर्ट में जाके अपना स्टे ऑर्डर लाया, उस केस में क्या करोगे? तो आंसर भी देखेंगे उसका। ये सर सिंपल फ्लो चार्ट है। ये सर आपका एलसी का फ्लो चार्ट। इसमें क्या है?
अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट होता है। एलसी इश्यू हो गया, सेलर प्रेजेंट्स कंप्लेंट डॉक्यूमेंट, इश्यूइंग बैंक मस्ट पे बैंक डेबिट्स बायर्स अकाउंट, बट बायर गेट्स इंजेक्शन, मतलब कोर्ट का स्टे ऑर्डर लाया, कोर्ट ऑर्डर फ्रीजेस एलसी पेमेंट, इश्यूइंग बैंक इज लीगली बाउंड टू वेट। क्यों सर? क्योंकि आपका कोर्ट ऑर्डर यूसीपी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेमेंट टू सेलर इज ब्लॉक। अब इसके इसके ऊपर डिपेंड एक क्वेश्चन देखेंगे सर हम। केस टू, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट। सिनारियो क्या है सर? बैंक ए ने एलसी इश्यू किया है डेटेड 1/10/2021 इन फेवर ऑफ बेनिफिशियरी इन यूके। लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट 15/10/2021। ठीक है, एलसी इश्यू हो गई सर 1/10/2021 में। इसका सर शिपमेंट करने का लास्ट डेट क्या है? मतलब अप टू 15/10/2021 तक वो शिपमेंट कर सकता है। ठीक है, और निगोशिएशन डेट सर, शिपमेंट करने के बाद जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट है सर 31/10/2021 तक वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है। ये तीन चीजें क्लियर हो गई। एलसी इश्यू हो गई, उसका लास्ट शिपमेंट डेट ये है, और डॉक्यूमेंट सबमिट करने का सर डेट ये है। बेनिफिशियरी रिप्रेजेंट्स डॉक्यूमेंट्स टू बैंक बी, जो कि निगोशिएशन बैंक है, ऑन 5/10/2021 evidencing shipment on 39/2021। सर लास्ट शिपमेंट डेट क्या है सर? 15/10/2021 से पहले उसको शिपमेंट करना है, तो ठीक है, उसके पहले हुआ है सर 39/2021 में। डॉक्यूमेंट्स भी उसने सबमिट किया है सर, कब सर? 5/10/2021। ये भी सर ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी टाइम पे सबमिट किया है। बैंक बी सेंड्स डॉक्यूमेंट टू बैंक ए आस्किंग फॉर रीएम्बर्समेंट। बैंक ए नोटिसेस shipment 39, invoice 29/2021, inspection analysis and packing list 25/9/2021 को। ये सर सभी डेट्स है। शिपमेंट इस डेट का है, इनवॉइस इस डेट का है, इंस्पेक्शन एनालिसिस एंड पैकिंग लिस्ट इस डेट का है। इश्यू क्या है ना सर? बैंक ए रिजेक्ट्स डॉक्यूमेंट साइटिंग डेट्स प्रायर टू एलसी डेट। एलसी डेट क्या है सर? 1/10/2021 की है। बट सर शिपमेंट कब है? शिपमेंट कब हुआ सर? 30 तारीख को। एलसी इश्यू होने की पहले की डेट है। एलसी कब इश्यू हुआ? 1/10/2021 को। शिपमेंट कब हुआ सर? 30/9/2021 की। मतलब एलसी इश्यू होने का पहले का ये भी डेट है, शिपमेंट का, बाद में इनवॉइस का भी डेट है, और इंस्पेक्शन एलसी इश्यू होने के पहले के डेट का है। तो इसलिए बैंक ये ने सर रिजेक्ट कर दिया। बट यूसीपीडीसी रूल क्या बोलता है? डॉक्यूमेंट्स कुड बी डेटेड प्रायर टू द एलसी डेट। आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है एलसी के पहले का डेट हो सकता है। मतलब सर एलसी इश्यू जो डेट है उससे पहले का प्रायर डेट हो सकता है, बट डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी डेटेड आफ्टर डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है सर, आपका सर डॉक्यूमेंट्स एलसी के प्रायर डेट का चल सकता है, बट एलसी आप जो प्रेजेंटेशन कर रहे हो उसके बाद का नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी डेटेड आफ्टर एक्सपायरी डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। क्या है सर एक्सपायरी डेट ऑफ प्रेजेंटेशन यहाँ पे? 31/10/2021। आपका जो लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, उसके बाद का डेट नहीं होना चाहिए। if LC is silent about document dates, documents presented are valid। या किसी में कुछ बोला नहीं है तो प्रायर डेट का जो है एलसी इशू के प्रायर डेट का चल सकता है। कंक्लूजन, रिजेक्शन बाय बैंक ए वाज नॉट एज पर यूसीपीडीसी। बैंक बी acted correctly, no discrepancy in document presented by beneficiary और exporter। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा सर? अभी यहाँ पे लिखता हूं, एलसी जो इशू कर रहे हैं, एलसी के जो डॉक्यूमेंट्स के डेट है, एलसी इशू जो हुआ है उसके पहले का चल सकता है। डॉक्यूमेंट्स कुड बी डेटेड प्रायर टू एलसी डेट, एलसी इशू डेट के पहले का डॉक्यूमेंट चल सकता है, बट आपका प्रेजेंटेशन जो है, बैंक के पास जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने का लास्ट डेट है उसके बाद का डेट नहीं चलेगा। केस थ्री, पार्शियल शिपमेंट्स। सिनारियो क्या है सर? एलसी में सर 1000 कार्टून भेजना है 15,000 शेयर्स के फ्रॉम चेन्नई टू दुबई। पार्शियल शिपमेंट नॉट अलाउड। पार्शियल शिपमेंट क्या होता है सर? चेन्नई टू दुबई आपको बॉक्सेस भेजने हैं। ठीक है,
पार्शियल शिपमेंट में क्या होता है सर, 200 बॉक्स भेज दिए एक कार्गो से, और बाद में 300 भेजा दूसरे कार्गो से, एक दोनों कार्गो अलग अलग है सर। तो ये हो गया पार्शियल शिपमेंट। ये पार्शियल शिपमेंट नॉट अलाउड, अलग अलग कार्गो से। बेनिफिशियरी शिप्स 500 कार्टून अलग अलग, दो कार्टून भेजा है 500 500 की। एक का बिल ऑफ लेडिंग क्या है सर, 17/5 का है, दूसरा का बिल ऑफ लेडिंग 19/5/2021 का। बोथ ऑन द सेम वेसल लिविंग, ये दोनों भी डेट, बिल ऑफ लेडिंग डेट अलग अलग है सर, बट वेसल क्या है सर, सेम वेसल है। ऐसा क्यों होता है, सपोज कोई बड़ा कंटेनर है सर, ये बड़ा ट्रक है, कंटेनर है सर, इसमें 500 बॉक्सेस चले गए, ठीक है, ये यहाँ चला गया। कार्गो क्या रहता है ना सर, 7-7 8-8 दिन में सभी ऐसा, जब तक फुल नहीं होता तब तक माल लेते रहता है, और ये सेकंड शिपमेंट चला गया, और वहां पे पोर्ट में सर ये जल्दी लोड हो गया, और ये कुछ ज्यादा, ये अनलोडिंग होने की वजह से, ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से सर, ये कुछ दिन के बाद हुआ, इसलिए सर बिल ऑफ लेडिंग अलग अलग आ गया इसका। इश्यू क्या हो गया सर अब, एलसी इश्यूइंग बैंक रिजेक्ट्स डॉक्यूमेंट क्लेमिंग पार्शियल शिपमेंट बिकॉज ऑफ टू बिल ऑफ लेडिंग। तो एलसी इश्यूइंग बैंक ने क्या बोला सर, यहाँ पे दो बिल ऑफ लेडिंग है, तो ये पार्शियल शिपमेंट है, तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिया। बट यूसीपी 600 रूल आर्टिकल 31 क्या बोलता है सर, मल्टीपल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स कवरिंग शिपमेंट ऑफ गुड्स ऑन द सेम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड जर्नी नॉट पार्शियल शिपमेंट इवन इफ शिपमेंट डेट्स डिफर। ठीक है सर, ये दोनों जो है ना, एक ही कार्गो से जा रहे हैं, बट सिर्फ बिल ऑफ लेडिंग अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या बोला है सर, द सेम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड जर्नी, ट्रांसपोर्ट मतलब सर एक ही कार्गो से गया है, ऊपर जैसे हमने देखा था अलग दो कार्गो रहते तो सर ये पार्शियल शिपमेंट होता। दूसरा क्या बोला है सर, जर्नी, जर्नी मतलब सर दोनों भी सर चेन्नई से स्टार्ट होके दुबई में जा रही, तो ये पार्शियल शिपमेंट नहीं है। ये कार्गो, सपोज सर ये चेन्नई से दुबई जा रहा है, 500 कार्टून, ठीक है, और एक 500 कार्टून सर मुंबई से दुबई जा रहा है, तो सर ये हो गया पार्शियल शिपमेंट। क्या है, जर्नी सेम है, चेन्नई टू दुबई जर्नी सेम है, जब मुंबई से दुबई रहता तो जर्नी डिफरेंट रहता, तो ये सर पार्शियल शिपमेंट नहीं है। रिजेक्शन ऑफ बाय एलसी इश्यूइंग बैंक इज इनकरेक्ट, बैंक मस्ट ओनर पे द डॉक्यूमेंट्स। Notice of dishonor. Case number 4. ELC documents received by issuing bank on 7/3/2021 Tuesday. Tuesday को receiving bank को document मिला है. Bank took 2 days to examine, referred to applicants on 9/3/2021 को Thursday को दे दिया डॉक्यूमेंट्स। क्या किया issuing bank ने सर एग्जामिन करके applicant को दे दिया डॉक्यूमेंट्स। Applicant raised discrepancy, कब सर, 14/3/2021 ट्यूसडे इवनिंग, बिल ऑफ लेडिंग मिसिंग ऑन बोर्ड स्टैम्प इनिशियल्स। इश्यूइंग बैंक सेंट स्विफ्ट मैसेज ऑफ रिजेक्शन, कब सर, 15/3/2021 को स्विफ्ट मैसेज किया। निगोशिएटिंग बैंक क्लेम रिएम्बर्समेंट स्टेटिंग नोटिस वाज नॉट विद इन 5 बैंकिंग डेज। उसके बाद में सर ये जब रिजेक्शन भेजा इश्यूइंग बैंक ने, तो निगोशिएटिंग बैंक ने क्लेम किया रिएम्बर्समेंट कि आपने जो नोटिस देना है विद इन 5 बैंकिंग डेज में नहीं दिया है। अब हम सब देखेंगे, फर्स्ट एलसी रिसीव हो गया, सॉरी, डॉक्यूमेंट्स रिसीव, एलसी नहीं, डॉक्यूमेंट्स रिसीव कब हो गए सर, 7/3/2021 को, कब सर, ट्यूसडे, ट्यूसडे को बैंक के पास रिसीव हो गया। बैंक ने एग्जामिन करने के लिए सर कितना दिन दे लिया, एग्जामिन करने के लिए सर 2 डेज, मतलब 8/9 9/3/2021 को एग्जामिन करके थर्सडे को सर एप्लीकेंट को दे दिया। एप्लीकेंट ने डिस्क्रिपेंसी रेज कब की सर, डिस्क्रिपेंसी 14/3/2021 को, ये क्या है सर, ट्यूसडे, ठीक है सर। नेक्स्ट, स्विफ्ट रिजेक्शन का स्विफ्ट मैसेज कब भेजा सर, 15/3/2021 को, ट्यूसडे मतलब वेडनेसडे को भेजा। ये कितना, ये क्या होगा सर, ट्यूसडे, यहाँ पे आएगा वेडनेसडे, ये थर्सडे, यहाँ पे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और ये मंडे।
सैटरडे संडे सब छुट्टी रहेगी। कब रिसीव हो गया? 7 तारीख को। वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 दिन हो गए सर। ठीक है। और सर ट्यूसडे और वेनसडे, ये 2 डेज। सॉरी, यहाँ पे मंडे एक है, ये 3 दिन। टोटल कितने हो गए सर? 6 डेज हो गए। तो सर निगोशिएटिंग बैंक करेक्ट बोल रहा है। बट मंडे को सर होली का हॉलीडे था, तो ये बैंकिंग डे है क्या सर? नहीं है। तो ये सर इश्यूइंग बैंक के लिए तो ये 5 डेज में ही नोटिस दे दी थी, रिजेक्शन वाली। अब आगे क्या दिया है? Notice of refusal discrepancy must be given latest by closing hours of fifth banking day from the date of presentation. तो अपने केस में सर एक दिन छुट्टी होने के वजह से मंडे को क्या थी सर? हॉलीडे था। एक्चुअल में कितना दिन हुआ था सर? 6 डेज, बट मंडे के हॉलीडेज होने की वजह से ये 5 डे ही हो गया। मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे को तो सर नोटिस चली गई थी, ये कंप्लाई कर दिया है। वीकेंड्स एंड हॉलीडेज आर एक्सक्लूडेड। हमने क्या क्या किया सर? सैटरडे, संडे एंड होली का मंडे का दिन यहाँ पे दिया है सर। ओपनिंग बैंक करेक्ट इन सेंडिंग नोटिस 15/3/2021 को फिफ्थ बैंकिंग डे आफ्टर एक्सक्लूडिंग सैटरडे, संडे एंड होली हॉलीडे। कंप्लाइज विथ आर्टिकल 16D, नो रिइंबर्समेंट ड्यू टू निगोशिएटिंग बैंक। ठीक है। केस 6, बैंक्स डील इन डॉक्यूमेंट्स नॉट इन गुड्स, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। The set of import document received under the LC opened by your branch was found to be compliant with the LC terms and accordingly remittance was effected. Import document जो है आपको रिसीव हुआ है इश्यूइंग बैंक को, और जो डॉक्यूमेंट है एलसी टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई है और आपने पेमेंट कर दिया। Then the importer customer claims that even though the onboard bill of lading is dated 31st March, the goods have actually been shipped on 5th April. He contends, therefore, the LC terms are not complied with. The LC allowed shipment before 1st April. The customer refuses to reimburse the bank. तो पेमेंट कर दिया इशूइंग बैंक ने। बाद में इंपोर्टर कस्टमर आया बैंक के पास और बोल रहा है कि ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग का डेट 31st मार्च है। ठीक है। तो एक्चुअल गुड्स कब शिप हुए सर? 5th अप्रैल पे। तो उसके बाद में बोल रहा है कि एलसी का टर्म्स कंप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि एलसी का एलसी में क्या लिखा है सर? शिपमेंट्स अलाउड बिफोर 1st अप्रैल। शिप्ड ऑन ऑन बोर्ड क्या है सर? 31st, एक्चुअल में शिप कब हुआ है? 5th अप्रैल। तो कस्टमर सर रिफ्यूजेस टू रियम्बर्स द बैंक, कस्टमर अब रिफ्यूज कर रहा है। इसका सॉल्यूशन सर, the onboard bill of lading is dated 31st March, which is admissible under the credit। ठीक है सर, ये क्रेडिट के अंदर ओके है ये। The decision of the bank about the compliant presentation is to be based on documents only। जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो सर कंप्लाई है एज पर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। The information that the vessel actually left the shore on 5th April is outside the purview of UCP, and as all parties deal with documents and not with goods। ये जो है ना सर, वेसल एक्चुअल में 5th अप्रैल को निकला है वहां से, ये सर यूसीपी के परव्यू के बाहर है ये। और सर जो पार्टीज है वो डॉक्यूमेंट्स में डील करती है, गुड्स में नहीं। banks are not held responsible for falsification of document। तो यूसीपी आर्टिकल 34 क्या बोलता है सर? बैंक इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट करता है तो। इस केस में कंक्लूजन क्या है सर? द स्टैंड ऑफ द कस्टमर इज नॉट करेक्ट। कस्टमर का स्टैंड सर गलत है। द बैंक एक्शन इज ट्रीटिंग द डॉक्यूमेंट इज कंप्लाइंट एज पर यूसीपी 600, सिंस बैंक्स डील्स इन डॉक्यूमेंट्स नॉट इन गुड्स। तो बैंक सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में डील करता है, गुड्स में नहीं करता। Case 7, LC issuing bank not responsible for failure of the advising bank in advising the LC। LC जो इस बैंक इश्यू करता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, एडवाइजिंग बैंक एलसी एडवाइस नहीं किया तो सेलर को। तो एबीसी बैंक was approached by their importer client on 2/8/2013, stating that his supplier had not received the LC opened by the bank on 2/7/2013
2013 2013 एबीसी बैंक ने सर 2/7/2013 को एलसी इश्यू कर दिया है। ठीक है, बट इम्पोर्टर क्लाइंट जो एलसी ओपन किया था एबीसी बैंक, उसका क्लाइंट आया और कब 2/8/2013 को बोल रहा है कि सर जो सप्लायर है, सेलर है ओवरसीज में, उसे एलसी रिसीव नहीं हुआ है। ABC Bank immediately contacted the advising bank, which admitted the non-advising of the LCA, stating that the same was now being advised. तो ABC बैंक ने क्या किया सर? इमीडिएटली कांटेक्ट किया एडवाइजिंग बैंक को। एडवाइजिंग बैंक ने एडमिट किया कि भाई हमने एडवाइस नहीं किया एलसी, बट हम अब रेडी है एडवाइस करने के लिए। The beneficiary is now not ready to ship the goods unless the price is increased by USD 1000. बट अब जो बेनिफिशियरी है सेलर, वो रेडी नहीं है गुड्स शिप करने के लिए, गुड भेजने के लिए। वो अब चाहता है कि जो प्राइस है वो 1000 USD से बढ़ा के दे दे। The importer has complained that opening bank is responsible for the delay or loss. अब क्या क्या सर जो इम्पोर्टर है वो कंप्लेन कर रहा है कि इश्यूइंग बैंक आप ही रिस्पॉन्सिबल हो मेरे लॉस के लिए या जो डिले हुआ है। सोल्यूशन, इफ द एडवाइजिंग बैंक is not in position to the advise the LC for any reason, it should inform accordingly to the LC opening bank immediately. सर एडवाइजिंग बैंक एलसी एडवाइज नहीं करना चाहता है किसी रीजन की वजह से, वो एलसी इश्यूइंग बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए उसने कि भाई हम एडवाइस नहीं कर सकते एज पर आर्टिकल 9 ऑफ यूसीटी 600। The opening bank is not responsible for failure of the advising bank to carry out their instruction through it has chosen such bank। तो इस केस में सर ओपनिंग बैंक क्या है सर? रिस्पॉन्सिबल नहीं है एज पर आर्टिकल 37। Conclusion, the opening bank is not liable for the delay or loss as per UCP 600 since the advising bank failed to perform its role। एडवाइजिंग बैंक क्या है सर? वो उसका रोल कंप्लीट करने में या परफॉर्म करने में फेल हो गया, इसलिए सर ओपनिंग बैंक लाइबल नहीं है इस केस में। केस 8, इश्यूएंस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एन एलसी फॉर 2 lakh USD call for an insurance policy among other documents covering all risk of loss and damage। क्या है सर? अंडर एलसी में सर एक कंडीशन है कि आपको 2 लाख यूएसडी का इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, सभी रिस्क और लॉस उसमें कवर होना चाहिए with other documents। A set of documents was submitted for negotiation, which included the insurance policy for USD 2 lakh dated 29/9/2021। तो सर सभी डॉक्यूमेंट्स निगोशिएशन के लिए बैंक के पास सबमिट किया है। उसमें सर इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसका डेट है सर 29/9/2021। द डेट ऑफ शिपमेंट वाज 27/9/2021। तो सर इंश्योरेंस पॉलिसी कब की है सर? शिपमेंट होने के बाद की पॉलिसी है। तो ये चलेगा क्या सर? नहीं। बट इसमें एक चीज कर सकते हैं, 29/9/2021 के इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखना चाहिए कि आपका जो इंश्योरेंस है वो इफेक्ट हो रहा है फ्रॉम 27/9/2021। तो सर ये चलेगा। The policy covered institution cargo clause A। Whether this policy is acceptable? Solution क्या बोलता है सर? Insurance policy dated subsequent to shipment date is acceptable only if indicates that the risk cover is effective from at least the date of shipment। इंश्योरेंस पॉलिसी सब्सिक्वेंट टू शिपमेंट डेट सर एक्सेप्टेबल है, शिपमेंट होने के बाद की डेट भी एक्सेप्ट है सर इंश्योरेंस पॉलिसी की, बट उसमें लिखना चाहिए कि जो भी रिस्क कवर है वो इफेक्ट है फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। सबसे सर जो रिस्क है शिपमेंट डेट से इफेक्ट होना चाहिए, तो वो चीज चल सकता है। Article 28E of UCP 600। If the LC does not specify the extent of cover, it should be at least 110% of the invoice value। सर एलसी में कभी अमाउंट मेंशन नहीं किया है इंश्योरेंस कवर का, तो एटलीस्ट कितना होना चाहिए सर? 110% ऑफ इनवॉइस वैल्यू होना चाहिए।
ELC should stipulate the type of insurance required and should not use imprecise terms about the risk coverage. जो भी आपको रिस्क कवरेज चाहिए सर, वो आपको स्पेसिफिकली ELC में मेंशन करना है, एज पर आर्टिकल 28G of UCP 600. Conclusion, sir. The insurance policy dated 29/20/21 is acceptable only if clearly states that effective risk cover is effective from 27/9/2021 the shipment date. उसमें मेंशन होना चाहिए कि सभी जो रिस्क है शिपमेंट डेट से इफेक्टिव है, तो वो एक्सेप्टेबल. Case 9, banking day. An exporter has submitted documents for euro 1,25,000 to your branch for negotiation on 2nd May. एक्सपोर्टर ने क्या किया सर, डॉक्यूमेंट सबमिट किया है आपके ब्रांच को 2nd मई को. ELC shows that last date of submission of documents 30th April. But as per ELC last date क्या है सर, 30 April है. The customer claims the submission of documents within the extended validity of the credit as 30th April and 1st May were Saturday and Sunday. कस्टमर क्या कर रहा है सर, क्लेम कर रहा है कि मैंने डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड वैलिडिटी में सबमिट किया है क्योंकि 30 अप्रैल को सैटरडे है एंड 1st मई को संडे है. इज दिस कंटेंशन करेक्ट? सॉल्यूशन क्या बोलता है सर, इफ द लास्ट डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज हॉलीडे, लास्ट डेट जो है आपका प्रेजेंटेशन का उस दिन हॉलीडे होता है तो then the ELC shall be automatically treated as a valid on the next working day. लास्ट डे छुट्टी रहेगा तो सर नेक्स्ट वर्किंग डे जो भी रहेगा वो वैलिड रहेगा फॉर एलसी सबमिशन एज पर आर्टिकल 29 ऑफ यूसीटी 600. इन दिस केस द लास्ट वर्किंग डे वाज सैटरडे. इस केस में क्या है सर, लास्ट वर्किंग डे सैटरडे है. फॉरेक्स के लिए सैटरडे छुट्टी होगा बट एज पर बैंक्स आर ओपन ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. तो बैंकिंग के लिए क्या है सर, ये बैंक वर्किंग डे है, तो इस दिन सबमिट करना चाहिए था बट नहीं किया. Therefore, the presentation Monday 2nd May will be treated as presentation after expiry of the credit day. मतलब क्या है सर, जो आपका एक्चुअल डेट है उसके बाद में आपने प्रेजेंट किया है, लास्ट डेट जो है उसके बाद में आपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया है. कंक्लूजन क्या है सर, द एक्सपोर्टर्स कंटेंशन इज नॉट करेक्ट. प्रेजेंटेशन ऑन 2nd May beyond the validity period of the ELC under UCP आर्टिकल 29A. तो ये जो सबमिट किया है सर, आपका सर प्रेजेंटेशन एक्सपायरी डेट के बाद सबमिट किया.